गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। आपके जेआईबी इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के एग्जामिनेशन के लिए हमारी बात लगातार चल रही है और मैं पीवाईक्यूज पर डिस्कशन कर रहा हूं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कशन हो रहा है। ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। 2 क्लासेस मैंने इसके पहले आपके साथ डिस्कस कर लिए और जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मई 2025 का पेपर है। क्लियर है? तो मई 2025 के पेपर पर हमारी बातचीत हो रही है। 25-30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 पर आज मई 2025 का ही पार्ट 3 है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मई का भी पूरा डिस्कस कर लूं। 2024 का जो अक्टूबर नवंबर का पेपर हुआ था उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर लूं, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाए, आपको ये आइडिया भी हो जाए कि कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप बहुत इत्मीनान से जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खूब सारे रिपीट होते हैं, स्पेशली इंश्योरेंस प्रोडक्ट और पेंशन प्रोडक्ट से तो हर साल लगभग सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भैया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छोड़िए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि उस दिन भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर होगा उसके कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में भी मिलेंगे, थर्ड शिफ्ट में भी मिलेंगे, सेकंड शिफ्ट वाले थर्ड शिफ्ट में मिलेंगे। इसलिए भैया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उस दिन के क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस, ये सब देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप बैंकर हैं तो आप जेआईबी के पेपर का जो तरीका है वो आप जानते होंगे। पेपर आपका ऑनलाइन बेस्ड होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में होता है। आप पेपर वहीं पर सबमिट कर देते हैं, आपको मार्क्स वहीं पर तुरंत पता चल जाते हैं। तो पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बाहर नहीं आ पाते हैं। हमारे जो अपने सोर्सेज हैं, हम बैंकर से बात करते हैं, वो जितने हमें क्वेश्चंस बता पाते हैं, सर ये क्वेश्चंस आए थे। एग्जाम एनालिसिस के दौरान जो हमें क्वेश्चंस पता चलते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो बैंकर्स हमें क्वेश्चंस बताते हैं वो अब ऑप्शन के साथ तो भैया आपको नहीं याद रहेगा ना, कि आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले और आपको 100 के 100 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ याद है। तो ऑप्शन के साथ तो एक भी क्वेश्चन शायद ना याद रहे, लेकिन क्वेश्चंस आपको याद रह जाते हैं। ऑप्शंस भले ही आप भूल जाओ, क्वेश्चंस आपको याद रह जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर यहां पर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। यानी ऑप्शंस थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आपके मई वाले डिस्कस किए जा रहे हैं। तीसरा पार्ट है मई का, 2 पार्ट में पहले डिस्कस कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। ये प्रीवियस सारे क्वेश्चन सभी आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। चलिए मई 2025 के कुछ और क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अल्टरनेट रेफरेंस रेट ARR सच एज SOFR और सोनिया। ये जो आपके SOFR है, सोनिया, ये सब लिबोर को रिप्लेस करके आए। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जिसको कहते थे उसको रिप्लेस करके आए हैं। और सोनिया भैया हर साल पूछा जाता है, याद रखिएगा, सोनिया हर साल पूछा जाता है। इसका इस्तेमाल यूके में होता है। लास्ट ईयर ये हर साल, मतलब 2024 में भी पूछा गया, दोनों फेज में, 2023 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया कि सोनिया का अल्टरनेट रेफरेंस रेट के रूप में कहां पर उपयोग होता है। तो यूनाइटेड किंगडम, यानी इसका जो लंदन का सेंट्रल बैंक है वो इसे पब्लिश करता है, तो इसका यूके में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये सवाल पूछा गया और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया है मई 2025 में कि जो आपके अल्टरनेट रेफरेंस रेट है इनका पर्पस क्या था। जैसे सोनिया हो गया, SOFR हो गया, इसका क्या पर्पस है? तो रिप्लेस गवर्नमेंट bond yield as reference rates for the derivative pricing। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को रिप्लेस करने के लिए आया गया था एक रेफरेंस रेट के रूप में डेरिवेटिव प्राइसिंग के लिए, या क्रिएट यूनिफॉर्मिलिटी अमंग इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, या इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में यूनिफॉर्मिलिटी को क्रिएट करने के लिए, या एलिमिनेट द नीड फॉर सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इन करेंसी मार्केट, या एलिमिनेट कर देता है सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन की आवश्यकता को करेंसी मार्केट में, या प्रोवाइड अ रोबस्ट एंड ट्रांजैक्शन बेस्ड अल्टरनेटिव टू लिबोर। अभी जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि ये किसको रिप्लेस कर रहा है, लिबोर को रिप्लेस कर रहा है। तो यहां पर जो आपका दुरुस्त आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? डी आंसर बन जाएगा। लिबोर क्या होता है? जैसे आप लोगों ने भारत के अंदर कॉल मनी मार्केट पढ़ा है, नोटिस मनी पढ़ा है, टर्म मनी पढ़ा है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, डी आंसर इसका दुरुस्त है। तो आप लोगों ने जो आंसर पढ़े होंगे मनी मार्केट, तो मनी मार्केट क्या होता है? सॉरी, कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मार्केट होता है, बिना कोलेट्रल का मार्केट होता है, कि जब एक बैंक भारत के अंदर दूसरे बैंक से बिना कोलेट्रल के फंड लेते हैं तो वहां पर जो ब्याज दर लगता है वो मिबोर लगा करता था, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। बिल्कुल वैसे ही जब हम इंटरनेशनल बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर जो रेट लगाया जाता है वो लिबोर लगा करता था, है ना। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जिसको कहा जाता था, जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस पकड़े गए लिबोर में, उसको रिप्लेस करके ये अल्टरनेट रेफरेंस रेट लगाया गया, जिसमें से आपका SOFR है, क्लियर है, और आपका सोनिया है। ये SOFR का इस्तेमाल होता है यूएसए के अंदर, इसका इस्तेमाल होता है यूएसए के अंदर, और इसका इस्तेमाल किया जाता है यूके के अंदर। देश पूछा जाता है, क्लियर है। जैसे सोनिया है आपका, इसको याद रखिएगा, स्टर्लिंग ओवरनाइट
और आपका है स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट इसका पूरा नाम है, इसको याद रखिएगा भैया, ये कई बार पूछा जा सकता है। क्लियर। और अगर हम SOFR की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंस रेट, इसको कहा जाता है। SOFR का इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका फाइनेंस या फाइनेंसिंग रेट भी कई बार लिखते हैं, इसका इस्तेमाल आपका होता है उसके अंदर, यूएसए के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सोनिया स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट इसको कहा जाता है, यूके में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो यूएसए में इस्तेमाल होता है वो है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट इसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल यूएसए में किया जाता है। ये आपको दोनों याद रखें, SOFR और सोनिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट्स अंडर एनपीसी। टीयर 1 अकाउंट के बारे में पूछा गया था, नेशनल पेंशन स्कीम से क्वेश्चन है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं भैया, अभी आपके पास पूरा समय है, पेंशन से और इंश्योरेंस से खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आप बैंकर हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों एक साथ लॉन्च किए गए थे, जिसमें जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इंश्योरेंस प्लान है, अटल पेंशन प्लान एक पेंशन प्लान है, ये तीनों एक साथ लाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था और सब बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। अगर आपका आधार इनेबल्ड अकाउंट है तो आप ये इंश्योरेंस और अटल पेंशन प्लान वगैरह ले सकते हैं और आप प्रैक्टिकल इससे डील भी कर रहे हैं। बैंकिंग अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकली इसको डील कर रहे हैं। आपको भले चाहे जितनी बातें इसमें याद हो, लेकिन इसको एक बार जरूर दोबारा देख कर जाइएगा, क्योंकि मैं आपको ये बात याद दिला 2023 के दोनों पेपर में, 2024 के दोनों पेपर में, 2025 का जो अभी तक मई वाला पेपर हुआ, इन सब में अटल पेंशन प्लान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब बार बार पूछे गए हैं। एज कवरेज यही सब पूछा जाता है। आपको भले याद हो, आपको भले लग रहा है यार इतना आसान है कैसे पूछा जाएगा, सब पूछा जा रहा है, हर साल पूछा गया। अगर आप पिछले साल का एनालिसिस उठा के देख लें, हर साल पूछा गया। आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने लास्ट ईयर का पेपर दिया था, किसी वजह से पेपर क्लियर नहीं हो पाया होगा और उनको ये क्वेश्चन याद होंगे, तो वो भी इस बात से सहमत है कि हर बार ये सवाल पूछा जाता है। तो पेंशन प्रोडक्ट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अगर इन दोनों को हम मिला लें तो भैया दोनों टॉपिक, इन्हीं दो टॉपिक से कम 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाएगा। तो नेशनल पेंशन स्कीम पर लास्ट ईयर अरे देखो, इसको डिस्कस करने के पहले दब गया, आंसर आ गया। चलो खैर, आंसर हमको देखना है। तो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल के बारे में पूछा, टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट के बारे में पूछा गया था। एनपीएस के अंदर भैया टीयर 1 जो अकाउंट होता है वो मैंडेटरी अकाउंट होता है। अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो टीयर 1 अकाउंट आपका मैंडेटरी अकाउंट होता है। टीयर 2 अकाउंट आपका ऑप्शनल अकाउंट है, चाहे तो आप ओपन करें चाहे तो आप ओपन ना करें। टीयर 1 अकाउंट से जो आपका विड्रॉल है वो रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल होता है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट से आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक हो गई जितनी बार। टीयर 2 अगर बंद हो गया तो टीयर 1 तब तक चलता रहेगा, लेकिन अगर टीयर 2 अकाउंट आपने क्लोज कर दिया तो टीयर 1 पे आप बंद हो जाएगा। तो टीयर 1 इज मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट है, जबकि टीयर 2 वॉलंटरी सेविंग अकाउंट है। क्लियर है, बी ऑप्शन बिल्कुल। दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट टैक्स बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल अंडर एनपीएस। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स बेनिफिट है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। 1.5 लाख रुपए तक अंडर 80C के अंतर्गत खाली आपको यही एक टैक्स रिबेट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, या 1.5 लाख रुपए आपको 80C के अंतर्गत मिलता है और 50,000 रुपए आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है 80CC D1B के अंतर्गत, या सी कह रहा है कि आपका, लेकिन एक ध्यान रखिएगा ये पुराने टैक्स रिजीम पे अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो तो आपको ये लाभ मिलता है, या 50,000 मिलता है आपको केवल 80CC D1B के अंतर्गत, 1 लाख मिलता है 80CC के अंतर्गत। क्या होगा दुरुस्त आंसर? आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं एनपीएस के अंदर वो आपको बताना है। अब आप लोग भैया इसको आंसर करो, मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में बता दे रहा हूं, ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो भैया, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपसे ये सवाल बना हुआ है और यही सवाल आपसे ओल्ड टैक्स रिजीम में पूछा जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनका जो बेसिक पे और जो डियरनेस अलाउंसेस है उसका 14% तक का छूट मिलता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में डियरनेस अलाउंसेस और बेसिक पे का 10% था पहले, उसको भी बढ़ा के अब 14% कर दिया गया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज दोनों के लिए जो आपका 14% तक का जाता है सैलरी और डियरनेस अलाउंसेस को मिला के। यहां पर दुरुस्त आंसर इसको याद रखिएगा, एनपीएस के अंतर्गत जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है वो तो 80C का 1.5 लाख रुपया मिलता है, साथ ही साथ आपको 50,000 रुपया एडिशनल मिलता है 80CC D1B के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन इसका भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये सवाल भैया पूछा गया सवाल है, क्लियर है, सवाल पूछा गया सवाल है कि यूएनए यानी जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, जो आपके ईपीएफ जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अकाउंट होता है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको मिलता है। आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करिए, आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करिए, आपको बार बार पीएफ अकाउंट बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक अकाउंट नंबर दे दिया है तो यूएनए, आप उसमें जो भी आपके मल्टीपल अकाउंट थे सब एक जगह डाल दिए गए और अब आपको बार बार अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं। तो यूएएन अकाउंट
कितने डिजिट का होता है? ये सवाल 2025 में एग्जैक्टली पूछा हुआ सवाल है। द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, हो सकता है ये सवाल इस बार पूछ लिया जाए कि यूएएन कह रहा हूं, यूएएन अकाउंट नंबर जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है वो कौन आपको प्रोवाइड करता है? तो ईपीएफओ जो आपके पीएफ को रेगुलेट करने वाली संस्था है। टू एवरी एम्प्लॉइज यूज्ड टू लिंक मल्टीपल मेंबर आईटी अलॉटेड द सेम पर्सन, हाउ मेनी डिजिट्स डज देन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कंटेन? यूएएन में कितने डिजिट्स होते हैं? इस कितने होंगे भैया, इसको याद रखिएगा। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है, क्लियर है? तो कितने होंगे? 12 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं भैया? 12 डिजिट होते हैं। मैं आपको आंसर भी बताता चल रहा हूं और बीच में आपको 10-20 सेकंड का टाइम भी देता चल रहा हूं, आप लोग भी आंसर करते चलिए, है ना। तो कितने होंगे भैया? 12 डिजिट होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? सवाल ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये सवाल था। तो ये सवाल मैंने उसी पर आपके लिए बनाया है। मैं आपको फिर से बता दूं, चूंकि ये क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड है, हमें जो क्वेश्चंस बैंकर्स ने बताए हैं, हमें जो अपने सोर्सेज से क्वेश्चंस में वाले पता चले, वो सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। लेकिन अब ऑप्शन किसी को याद नहीं रहता, बैंकर हमें ऑप्शन नहीं बता पाते, भूल जाएंगे, इसलिए ऑप्शंस हमने इस पे बनाए हुए हैं। क्वेश्चंस वो सारे हैं जो आपसे मे वाले एग्जाम में पूछे गए। तो पूछा ये गया था कि इनमें से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये सवाल था। यहां पर क्वेश्चन आपके सामने वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं? क्रिसिल, एसएमईआरए रेटिंग लिमिटेड, या सिविल है, या केयर रेटिंग है? तो क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये भारत की सबसे पहली रेटिंग एजेंसी है। एसएमईआरए यानी जो आपका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी, इसका पूरा नाम है। केयर और सिविल, सिविल आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, बल्कि ये सीआईसी है, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। सिविल स्कोर प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, बहुत छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस को भी, छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको भी दिया जाता है। तो ये सिविल का उपयोग किया जाता है स्कोरिंग के लिए, जबकि बाकी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो सी ऑप्शन यहां पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एज पर द रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पॉन्सर होल्डिंग इन द टोटल यूनिट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन वीट पोस्ट इशू? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था और सवाल यही बना हुआ था कि इनवीट में जो प्रोमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, इनवीट में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, आप लोगों का जो मॉड्यूल डी का सबसे लास्ट टॉपिक है, 2023 में यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन 2024 में दोनों साइकिल में बना पेपर, क्वेश्चन बना, 2-2, 3-3 क्वेश्चन। 2025 वाले में भी 2-3 क्वेश्चन बने हुए थे रीट और इनवीट से, इसको ध्यान से समझिएगा। मॉड्यूल डी का सबसे आखिरी टॉपिक है आरईआईटी, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आरईआईटी, और इनवीट या इनवाइट इसको कई बार हम पढ़ते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब आरईआईटी में याद रखिएगा, आरईआईटी में जो प्रोमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग कम से कम 25% होनी चाहिए, और इनवीट में भैया जो शेयर होल्डिंग है वो कम से कम 15% होनी चाहिए, और इनवीट में 3 प्रमोटर्स हो सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? तो यहां पर जो सही आंसर बनेगा वो 15% बनेगा। अगर सेम क्वेश्चन आरईआईटी के बारे में पूछा जाए तो 25% होगा। यहां पर आपका आंसर बी है। तो आप में से जिन्होंने भी बी आंसर दिया है या बी आंसर सोच रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, व्हाट द टर्म लेजर फेयर मींस विद द रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा, इस क्वेश्चन पर आने के पहले आपको मैं एक और बात बता दूं, आपके मॉड्यूल बी का सबसे पहला टॉपिक है, मॉड्यूल बी का सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पूरा टॉपिक है। तो और दूसरा टॉपिक आपका डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से भी 2-3 क्वेश्चन बने, मैं आपको बता दे रहा हूं, डिमांड एंड सप्लाई से 2-3 क्वेश्चन बने, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई पर बैंकर्स क्वेश्चन बता नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली कि कौन सा क्वेश्चन बना हुआ था, लेकिन ये था कि 2 से 3 क्वेश्चन डिमांड एंड सप्लाई पर बना हुआ था। माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना था कि इनमें से कौन सा टॉपिक, इनमें से कौन सा विषय या कौन सा फील्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगी, कौन सा माइक्रो में जाएगी। तो उस पहले टॉपिक से भी क्वेश्चन 2-3 बने हुए हैं। आते हैं भैया लेजर फेयर इकोनॉमी के बारे में पूछते हैं, ये उसी टॉपिक से, मॉड्यूल बी की पहली यूनिट से ही है, कि आपको बताना है कि जो टर्म यूज किया जाता है लेजर फेयर, है ना, वो इकोनॉमिक सिस्टम में उसका मतलब क्या है। सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग है इसका मतलब, या मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है इसका मतलब, या इकोनॉमी बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम है, या हाई गवर्नमेंट रेगुलेशन है। क्या दुरुस्त आंसर होगा? लेजर फेयर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी को कहते हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आप 3 प्रकार की इकोनॉमी देखते हैं। एक है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत में चलता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर?
दुरुस्त आंसर क्या होगा? समय हम लोगों ने इस पे पर्याप्त ले लिया है। देखिए भैया, सेंट्रलाइज प्लानिंग होगा, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सही आंसर होगा बी, मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग वाली जो अर्थव्यवस्था होती है, इसी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एग्जांपल है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। लेजर फेयर इकोनॉमी को ही हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, यानी इसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, इसी को हम लेजर फेयर भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम अब चलता नहीं भारत में, हाई गवर्नमेंट कंट्रोल जो होता है, ये भी आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही लक्षण है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है जी, इतनी बात सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? इन द एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म द रोल ऑफ सीसीआईएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, एज द काउंटर पार्टी, क्या है? काउंटर सेंट्रल काउंटर पार्टी इंक्लूड्स। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म पर, फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म पर आपसे 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म में द रोल ऑफ सीसीआईएल, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो रोल है, वो एक सेंटर काउंटर पार्टी के रूप में। अब सेंटर काउंटर पार्टी के रूप में ये क्या करता है सीसीआईएल? प्रोवाइडिंग स्पेकुलेटिव लीवरेज फैसिलिटी टू पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको स्पेकुलेटिव लीवरेज फैसिलिटी देता है। या डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग ट्रेड फॉर रिटेल कस्टमर्स विदाउट बैंक इंटरवेंशन, या बिना बैंक इंटरवेंशन के डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड को। या रेगुलेटिंग फेमा कंप्लायंसेस एंड केवाईसी फॉर कस्टमर, फेमा कंप्लायंसेस को रेगुलेट करते हैं, केवाईसी देखते हैं कस्टमर्स के लिए। या एक्टिंग एज अ गारंटीड क्लियरिंग हाउस मैनेजिंग सेटलमेंट रिस्क एंड इंश्योरिंग एनोमिटी काउंटर पार्टीज। तो क्या होगा इसका दुरुस्त आंसर? एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप लीगली फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अभी वहां पर एक ही पेयर है, यूएस डॉलर और इंडियन रुपी। एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। इसमें से जो दुरुस्त आंसर होगा वो डी आंसर होगा। क्लियर है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो फेमा को रेगुलेट करने वाली बात की गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिफरेंशिएट कॉल मनी फ्रॉम नोटिस मनी कंसीडरिंग देयर मैच्योरिटी, पार्टिसिपेंट्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब इस क्वेश्चन पर आने के पहले मैं आपको इसी टॉपिक से संबंधित एक और क्वेश्चन बता देता हूं जो 2025 में पूछा गया था। और मैंने इसके अभी जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ये तो पार्ट 3 है, पार्ट 1 में मैंने वो क्वेश्चन रखा हुआ है। और वो क्वेश्चन ये था कि नोटिस मनी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, उस पर वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। और कॉल मनी पर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो नोटिस पीरियड वाला क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा भैया। अब आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, कॉल मनी नोटिस मनी वाला क्वेश्चन, ये फेज 1 में भी क्वेश्चन बना। सेम क्वेश्चन उसी दिन फेज 2 में, फेज 1 कह रहा हूं, आप फेज 1 मुंह से निकला, जो आपका मॉर्निंग वाला शिफ्ट होता है उसमें क्वेश्चन बना। और सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, जो आफ्टरनून वाला शिफ्ट होता है, उसमें भी क्वेश्चन बना हुआ था। तो आपको कॉल मनी और नोटिस मनी में डिफरेंस बताना है, उनकी मैच्योरिटी पीरियड, पार्टिसिपेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर। बोथ कॉल मनी एंड नोटिस मनी हैव द सेम मैच्योरिटी एंड आर गवर्नड बाय द सेबी गाइडलाइंस। दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो सेम होता है और दोनों सेबी की गाइडलाइन से गवर्न होते हैं। कॉल मनी जो है अवेलेबल है 7 दिनों के लिए, जबकि नोटिस मनी एक्सीड क्या है, नोटिस मनी एक्सीड्स 15 डेज एंड इट्स रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो आपका नोटिस मनी 15 दिनों तक एक्सीड होता है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है। कॉल मनी इज रीपेबल विद इन वर्किंग डेट वाइल नोटिस मनी रेंजेस फ्रॉम 2 to 14 डेज। कॉल मनी 1 दिन के लिए होता है, जबकि जो नोटिस मनी इसकी रेंज होती है 2 दिन से लेकर 14 दिन तक। कॉल मनी इज अनसिक्योर्ड वाइल नोटिस मनी इज फॉर्म ऑफ कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग अंडर आरबीआई रेपो विंडो। कॉल मनी तो अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन जो नोटिस मनी होता है ये रेपो विंडो के अंतर्गत आता है, यानी रेपो रेट, ये जो रेपो ऑपरेशंस होता है उसके माध्यम से लिया जाता है। देखिए, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत आते हैं। कॉल मनी 1 दिन का होता है, नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिनों का होता है, टर्म मनी 14 दिनों से ऊपर का होता है। तीनों में पार्टिसिपेंट्स एक जैसे होते हैं। बैंक पार्टिसिपेट कर सकता है, प्राइमरी डीलर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनबीएफसी भी कर सकते हैं यदि आरबीआई अनुमति देता है तो। नहीं दे रहा है अगर, तो वो फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल दुरुस्त बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अंडर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था भैया। डेरिवेटिव में जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है उसमें यही सेम डिजिट का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, इन अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि 3x9 का एफआरए है, उसमें फर्स्ट जो 3 है वो क्या बता रहा है? द पीरियड ऑफ मंथ अंटिल द एफआरए स्टार्ट, द सेटलमेंट पीरियड इन डेज, या द ड्यूरेशन ऑफ द एफआरए इन मंथ, या द इंटरेस्ट रेट बेसिस। क्या होगा दुरुस्त आंसर? जैसे अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं 3 महीने बाद ऋण लूंगा और 6 महीने के लिए लूंगा, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसर करिए भैया इस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 पर क्लियर है। जैसे एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का इस्तेमाल कहां होता है? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एक ओटीसी डेरिवेटिव है, यानी एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, इसका ओवर द काउंटर इस्तेमाल किया जाता है। एक कस्टमर जिसको 3 महीने के बाद लोन लेना है, लेकिन वो डर रहा है कि 3 महीने के बाद ब्याज बढ़ सकता है, 3 महीने बाद उसको 6 महीने के लिए लोन लेना है, तो उसको डर है कि ब्याज बढ़ सकता है। वो बैंक के पास गया, उसने कहा भैया एक ब्याज दर तय कर लेते हैं। बैंक ने उसके साथ एक ब्याज दर तय कर लिया। उसने कहा हम कि आफ्टर 3 मंथ्स लोन लेंगे। क्लियर है? हम कब लोन लेंगे? आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स हम लोन लेंगे, 3 महीने के बाद हम लोन लेंगे। और कितने महीने के लिए लेंगे? फॉर 6 मंथ। फॉर 6 मंथ्स हम ऋण लेंगे। तो ये जो पहला 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने समय के बाद लोन शुरू होगा। आपको इस तरह लिखना है कि 3 महीने बाद अगर लोन शुरू होगा तो पहले 3 लिख लेंगे और टोटल कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो 3 महीने बाद लोन लेंगे, 6 महीने के लिए लेंगे, यानी टोटल 9 महीने लगेंगे। तो ये जो लास्ट का 9 मंथ है ये टोटल टाइम पीरियड वहां पर बताएगा। हो सकता है ये पहला ना पूछ के दूसरा पूछा जाए। जो लास्ट का 9 है वो टोटल बताएगा, यानी 3 महीने जितने महीने बाद आपका लोन शुरू होगा और टोटल कितने मंथ के लिए होगा, तो टोटल पीरियड बताएगा। जबकि जो पहली डिजिट होती है वो बताती है कि कितने महीने बाद आपका लोन स्टार्ट होगा, यानी द पीरियड इन मंथ्स अंटिल द एफआर स्टार्ट। वो महीना जब तक कि लोन स्टार्ट नहीं होगा, यानी 3 महीने तक आपका लोन स्टार्ट नहीं होगा, यानी 3 महीने बाद आपका लोन स्टार्ट होगा। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका दुरुस्त आंसर बनेगा। क्लियर है? इन अ 3 जो है 9 एफआर द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट इन 3 मंथ्स एंड मैच्योर इन 9 मंथ्स। तो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद स्टार्ट होगा, 9 महीने में मैच्योर होगा, यानी 6 महीने का आपको अंडरलाइन पीरियड मिल रहा है, लोन का पीरियड मिल रहा है। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आने के पहले आपको मैं एक सूचना दे दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो देखिए आप में से जिनका पेपर आ रहा है वो तो खैर पेपर देने जा रहे हैं, 10 दिन के बाद आपका पेपर है। लेकिन ऐसे हमारे सारे मित्र जो टारगेट कर रहे हैं 2026 मई जून का पेपर, उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपनी, क्योंकि 3-4-5 महीने का समय लगता है और मई के शुरुआत में ही आपका पेपर हो जाएगा। तो आपके पास मोटे मोटे तौर पर देखा जाएगा तो नवंबर दिसंबर और मई का महीना तो नहीं बचा है, अप्रैल तक का महीना आपके पास है। तो अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बिल्कुल अच्छा समय, उचित समय शुरू करिए। और अभी हमारे सारे ही जेआईबी के महापैक्स और लाइव बैचेस पर आपको 60% तक का दिवाली ऑफर दिया जा रहा है। ये 17 अक्टूबर से आपके लिए डिस्काउंट शुरू हो चुका है, 27 अक्टूबर तक आपके लिए डिस्काउंट जाने वाला है। तो 27 अक्टूबर तक आपको हमारे महापैक्स पर, जेआईबी के सारे लाइव बैचेस पर 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जो सबसे न्यू बैच है आपके लिए जेआईबी का, वो जेआईबी क्रैश कोर्स है। इसमें कंप्लीट थ्योरी आपको मिलने वाली, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी मिलेंगे इसमें। क्लियर है? इस पे भी 60% तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपीवाई इनरोलमेंट इज इनकरेक्ट। एपीवाई यानी अटल पेंशन प्लान की बात की जा रही है। अटल पेंशन प्लान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, ये आपको सारे के सारे एकदम ठीक से तैयार करके जाना है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो ये मान के चलो कि आपके 8 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। अगर आपने पूरा पेंशन प्रोडक्ट में एपीवाई, एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ ये तैयार कर लिया आपने। इंश्योरेंस प्रोडक्ट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, ये और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स अगर आपने तैयार कर लिए तो आराम से आपके 7-8 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? मिनिमम एज होती है एपीवाई के अंदर एंटर करने की 18 साल, मैक्सिमम एज होती है 40 साल। पेंशन स्टार्ट ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। पेंशन आपकी शुरू होती है जब आप 60 साल पूरा कर लेते हैं, मतलब 60 साल की एज प्राप्त कर लेते हैं तब। कंट्रीब्यूशन कैन बी ईयरली बेसिस। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी जो प्रीमियम आप पे करेंगे वो ईयरली बेसिस पर होगा। तो देखो जो आपका अटल पेंशन प्लान है उसमें मिनिमम 18 यानी 18 से 40 साल की एज बहुत बार पूछा जाता है, एज खूब पूछा जाता है तीनों ही योजनाओं का। तो एज तो याद करिएगा, अटल पेंशन प्लान 18 से 40 साल है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 18 से 50 साल है। लेकिन अगर आप 50 साल के पहले उसमें एंटर करते हो तो 55 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन 50 साल के बाद ज्वाइन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना वो 18 से 70 साल है, एपीवाई 18 से 40 है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। पेंशन आपकी 60 साल एज होने पर आपको मिलने लगेगी और कम से कम आपको 20 साल इसमें कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। आप इसका ये असल में मंथली बेसिस पर बेसिकली जाता है, वैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली हो सकता है, लेकिन ईयरली नहीं लिखा है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है आपका। मंथली बेसिस पर वैसे इसकी ईएमआई जाती है। ईएमआई इस बात पर निर्भर करती है कि किस एज में आप एंटर कर रहे हो, कितना आप पेंशन प्राप्त करोगे। और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भैया आपको जो पेंशन मिलती है वो मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम 5000 है। आप जो चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 से ज्यादा नहीं है और मिनिमम 1000 रुपए है। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर आपने 1000
चुन लिया और बीच में आप इसको बदलना चाहते हैं तो क्या बदल सकते हैं कि भैया पहले तुमने 1000 चुना था लेकिन अब हम चाहते हैं आप हमारा प्रीमियम थोड़ा हमसे ज्यादा ले लो लेकिन हमें 5000 वाली पेंशन दे दो, तो क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं? आंसर हाँ, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। इन केस ऑफ द सब्सक्राइबर डेथ बिफोर 60 ईयर्स व्हाट हैपेंस टू द एक्यूमुलेटेड एपीवाई कॉर्पस। अब मान लो किसी व्यक्ति ने एपीवाई में खुद को इनरोल किया, एपीवाई में इनरोल होने के लिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, आधार लिंक्ड होना जरूरी है। किसी व्यक्ति ने एपीवाई में खुद को इनरोल कर दिया लेकिन 60 साल पूरा होने के पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो जो कॉर्पस उसने अभी तक जमा किया था उसका क्या होगा? वो फोरफीट कर दिया जाएगा या पेड एज अ लमसम टू द नॉमिनी, या नॉमिनी को लमसम अमाउंट पे कर दिया जाएगा, या पेड एज मंथली पेंशन टू द नॉमिनी, या नॉमिनी को मंथली पेंशन पे की जाएगी, या ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट फंड, या इसको गवर्नमेंट फंड में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं पूरी बात आपको बता देता हूं। पहले तो भैया आपको जो आंसर करना होता है वो जो ऑप्शंस दिए हैं उनके आधार पर आंसर करना होता है। क्लियर है? अब आप यहां पर जैसे इसकी गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन ये है कि अगर 60 ईयर्स के पहले नॉमिनी जो प्राइमरी पार्टी है जिसने इनरोल किया था उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें दो ऑप्शन है। जो उसका नॉमिनी है वो चाहे तो जो भी अभी तक का कॉर्पस था, जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन था, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं, जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन था वो पूरा पैसा लमसम जो भी बन रहा है वो विड्रॉ कर सकता है, चाहे तो ये इसे कंटिन्यू कर सकता है। दोनों ऑप्शन उसके पास हैं। अब कंटिन्यू करने वाला ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, तो आप अपने मन से अब ये मत लिखिएगा अरे सर ऑप्शन तो पूरा ही नहीं है, इसमें तो कंटिन्यू करने का भी ऑप्शन नहीं, तो आप अपने मन से आप पांचवा ऑप्शन तो बना नहीं सकते कि लो मैं ही पूरा कर देता हूं, उसने तो दिया नहीं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो आपको जो आंसर करने हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने हैं। क्लियर? और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहां पर कि लमसम नॉमिनी को पेड कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन में से दो है उसके पास कि वो चाहे तो कंटिन्यू कर से, चाहे तो अपना वाला कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकता है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिफाइंड। एसएलआर को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ये एक सेक्शन पूछा गया है। क्लियर है? कि असल में सेक्शन 24 है, मैं आपको ये बता दूं, सेक्शन 24 है आरबीआई अधिनियम और उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत एसएलआर को डिफाइन किया गया है। और कुछ चर्चा इसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 56 में भी देखने को मिलता है, लेकिन सेक्शन 24 है। सवाल इस तरह से पूछा गया था कि सेक्शन 24 किससे संबंधित है, तो एसएलआर से संबंधित है वो सेक्शन 24, और सेक्शन 56 में भी कुछ चर्चा की गई। और अगर सीआरआर की बात करें तो सीआरआर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 42 में, तो सीआरआर इसमें डिफाइन है, इसमें डिफाइन है सीआरआर। और ये किसका सेक्शन 42 है? ये आरबीआई एक्ट का है। ये किसका है भैया? सेक्शन 42, ये आरबीआई एक्ट 1934 है, जबकि ये क्या है? ये बीआर एक्ट है, ये बीआर एक्ट वैसे ऊपर लिखा भी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड शेयर होल्डिंग? ये एग्जैक्ट यही सवाल पूछा गया है, एग्जैक्ट यही सवाल 2025 में पूछा गया और ये लगभग हर साल में पूछा जाता है। जेआईबी सीआईबी हर जगह पूछा जाता है। आपको बताना शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है रीजनल रूरल बैंक की आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। 50% स्पॉन्सर बैंक का होता है, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% सेंट्रल गवर्नमेंट। ये परसेंटेज लिखे गए। ये सवाल बेहद आसान है, तो आसान समझ के छोड़ के मत जाइएगा। हर साल ये सवाल जरूर पूछा जाता है, शेयर होल्डिंग कैसी है और कितनी शेयर होल्डिंग है। तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की, 35% स्पॉन्सर बैंक की, 15% उस स्टेट गवर्नमेंट की जिस स्टेट में वो है। तो यहां पर जो दुरुस्त आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग इज ट्रू? नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही स्टेटमेंट है? एक तो ये सवाल आप इसका आंसर दे दो। लास्ट ईयर एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या है, मैंने सोचा कि वही सवाल मैं बताऊं, लेकिन मैंने कहा एक नया सवाल भी रख दे, मतलब उससे जो पूछा गया उससे मिलता जुलता एक सवाल आपसे रख दिया जाए, और जो एग्जैक्टली पूछा गया सवाल था वो तो मैं आपको मुंह जबानी भी बता दूंगा। तो नीति आयोग का पूरा नाम 2025 में पूछा गया है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में आया 1 जनवरी को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। तो नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्लानिंग कमीशन एक्ट। प्लानिंग कमीशन एक्ट के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग हैज द अथॉरिटी टू अलोकेट फंड टू स्टेट लाइक द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की तरह नीति आयोग स्टेट को फंड अलोकेट कर सकता है। नीति आयोग प्राइमरली सर्व एज अ पॉलिसी थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग प्राइमरली एक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है। नीति आयोग इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या इसमें से गलत स्टेटमेंट है आपका? क्लियर? कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है ये पूछा गया है। तो भैया नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नीति आयोग को फंड अलोकेट करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, वो फंड अलोकेट नहीं करेगा, प्लानिंग कमीशन करता था। नीति आयोग खाली सुझाव देगा, फंड अलोकेट नहीं करेगा। तो बी भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नीति आयोग को एक स्ट्रेटेजी बॉडी के रूप में नहीं स्टैब्लिश किया गया। नीति आयोग कोई स्ट्रेटेजी बॉडी नहीं है, ना ही इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई वर्णन है, तो ए भी गलत हो गया। सी आपका सही होगा। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग का पूरा नाम 2025 वाले पेपर में पूछा गया था।
तो ये 15 क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। 3 पार्ट पर मैंने बात की और तीनों में मैंने लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो मेमोरी बेस्ड मैंने 45 क्वेश्चन आपके साथ मई 2025 वाले ही डिस्कस कर लिए हैं। मैं और भी क्वेश्चंस आपके साथ लेके आऊंगा। अभी पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस होगा। पीवाईक्यू में मैं अक्टूबर वाले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि अब देखिए मई में जो पूछा गया हो सकता है वो थोड़ा कम रिपीट तो होगा, ये एकदम पक्का है रिपीट होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा कम रिपीट हो। लेकिन अक्टूबर वाले क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना ज्यादा, तो मैं अक्टूबर की भी बात करूंगा। मैं पीवाईक्यू की क्लास अभी 2-3 क्लास आपके साथ और डिस्कस करूंगा। कोई भी ऐसा एरिया पीडब्ल्यू की तरफ से आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, हम सब कवर करेंगे। 50 दिन की मैंने पूरी सीरीज चलाई है आपके लिए एमसीक्यू की, और हर एक यूनिट पर मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया है। इसके पहले मेहनत सीरीज पर डिस्कशन किया जा रहा था, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेहनत सीरीज में कवर किया, तो मेहनत सीरीज में कॉन्सेप्ट कवर किया गया। एमसीक्यू सीरीज जो आपकी 50 डेज एमसीक्यू सीरीज है उसमें एमसीक्यू के थ्रू सिलेबस कवर किया। मैं मैराथन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं लगातार, और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं पीवाईक्यू, तो कुछ भी नहीं छूटा जा रहा है। मैराथन डिस्कस होगा आपके एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। मैं आपको अभी से ये सूचना दे दूं, 28 अक्टूबर से आपकी मैराथन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 28 अक्टूबर को मॉड्यूल ए का मैराथन, 29 को मॉड्यूल बी का मैराथन, 30 को मॉड्यूल सी का मैराथन, 31 को मॉड्यूल डी का मैराथन, 1 तारीख को फाइनल मैराथन, 2 तारीख को आपका पेपर है। पेपर वाले दिन हम एनालिसिस के लिए भी आपसे जुड़ेंगे। टाइमिंग मैं इसी चैनल से आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी अभी मैंने आपको सूचना दी कि 27 अक्टूबर तक हमारे जीआईबी सीआईबी के सारे ही महापैक्स पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 60% तक का। महापैक जीआईबी के जो तीनों प्रकार के उन पर भी आपको 60% तक का डिस्काउंट है। पीछे जो भी बैचेस मैंने आपको बताए उन सब पर डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप इस महापैक को लेते हो तो वो सारे बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर आप आरबीआई को टारगेट करें तो समर्थ बैच भी है। हाँ, अगर आपका कोई एक ही विषय रुका हुआ है तो आप सिंगल विषय भी ले सकते हैं। एग्जाम से संबंधित कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे कुछ भी पूछना चाहते हैं भैया, तो इस क्यूआर कोड को जरूर स्कैन करिए, जरूर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ये सब आपके लिए है। क्लियर है? और अगर क्यूआर कोड स्कैन करने में कोई दिक्कत है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये ग्रुप आपको सब कुछ उपलब्ध कराएगा, सारा डेटा, सारा कंटेंट, सब कुछ मैं यहीं पर डालता हूं। सारी चीजें आपको यहां से उपलब्ध होंगी। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं। अब आपसे मेरी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी उसमें हम फिर से पीवाईक्यूज पर डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक्स अ लॉट।